खाकान साहब, अब जाहिर सी बात है ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन अगर हम वाइस वर्सा देखें तो दूसरी जानिब हम IMF की बात हमेशा से करते हैं, जिसके प्रोग्राम्स पाकिस्तान के लिए हमेशा खतरे की घंटी साबित हुए हैं। ठीक है, वो ओवरकम करने के लिए ये थोड़ा बहुत बोझ अवाम पर डाला जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अब बढ़ चुका है कि अवाम भी तंग आ चुके हैं। एक जानिब ये खबर है जो कि मईशत के लिए अच्छी साबित हो रही है, दूसरी जानिब IMF का प्रोग्राम है, उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। बताइएगा इसको किस तरह से रिलेट करेंगे और किस तरह से आगे आने वाले दिनों में अवाम तक इसके समरात पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान की हर साल तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब एक ग्रॉस फाइनेंसिंग एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें से 13 अरब डॉलर जो हैं वो तो फ्रेंडली कंट्रीज के हैं, जो या तो हर साल वापस होने हैं और हम वापस करने की सकत तो नहीं रखते। अगर हम 13 अरब डॉलर वापस कर दें तो हमारे पास 16 अरब डॉलर तो पड़ा हुआ है, तो हम वापस ही नहीं कर सकते। तो इसको इस तरह समझना चाहिए। तो हम उसको मौखर कराते हैं हर साल। अब चूंकि UAE ने आपके 2 अरब डॉलर जो कि अप्रैल 8 और 9 को मैच्योर होने थे, और 0.46 बिलियन डॉलर जो कि कहीं 1996 में लिया था, वो आप वापस करने जा रहे हैं। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपने सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर का एक और डिपॉजिट ले लिया। ये लेना इसलिए भी जरूरी है, इसको टाई अप कर लें। अगर ये ना लें तो IMF के साथ आपने ये कहा है कि मैं 17.5 अरब डॉलर पे, जो आज 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, इनको 30 जून तक ले जाऊंगा। आपने एक कॉवेनेंट तय किया हुआ है। सो उस कॉवेनेंट को पूरा करने के लिए वन ऑफ द वेज वाज टू गेट अनदर डिपॉजिट। दूसरा ये है कि सकूक यानी कि जाकर हम पैसे उठाएं, या यूरो बॉन्ड करें, या पांडा बॉन्ड करें, या मल्टीलैटरल से पैसे लें। दीज आर द वेज कि हम अपना जो रिजर्व पोजीशन है और फाइनेंसिंग नीड्स है उसको पूरा करें। सो एक तो ये बात हो गई। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है कि 1996 का कर्जा अब वापस कर रहे हैं, और किसी ने हमसे ये कर्ज वापस मांग लिया जो पहले साल पे UAE करता था। चलें, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है, 2-2 माह पे किया और अब वापस मांग लिया। असल सिचुएशन जो है इज द फॉलोइंग कि आज भी अगर IMF का आप निकाल दें, जो इस वक्त जिस तरह कहेंगे सहारा है, तो आपका जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पैसे नहीं देगा आपको कोई, आपकी फाइनेंसिंग ही नहीं पूरी होगी। यू विल गेट इनटू द सेम पोजीशन दैट यू वर। सो कोई भी इकोनॉमी जो 24 बार IMF, ये इस तरह समझे कि ये ICU का डॉक्टर है। सो अगर आप 24 बार ICU के डॉक्टर के पास गई हो, वो मैं मिसाल दिया करता हूँ, माय फादर लिव टिल 94। वो जिंदगी में एक दफा ICU गए थे क्योंकि उन्होंने एनर्जी अच्छी की, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, उन्होंने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को कंपेटिटिव रखा। मतलब अगर आपने ये सारे काम किए एज अ ह्यूमन, उन्होंने एक्सरसाइज की, डाइट अच्छी खाई, ताल्लुकात अच्छे रखे। सो वी डिड एवरीथिंग कि 24, मेरा ख्याल है कि हम नंबर 1 या नंबर 2 क्लाइंट्स हैं IMF के। अर्जेंटीना से आई एम नॉट श्योर कि हम कैसे मैच करते हैं। IMF इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। लेट मी एक्सप्लेन। मैं 2 मुल्कों को मदद करता हूं इस वक्त भी। मैंने पाकिस्तान का 13-16 का ओनली कंप्लीटेड IMF प्रोग्राम भी रन किया है, और मैं हर एक को ये कहता हूं कि IMF गिव्स यू स्पेस एंड टाइम टू डू द नीडेड वर्क ऑन योर एनर्जी, SOEs, मालियाती खसारे को एक्सपेंडिचर से संभालना, NFC करना, पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बेस को बढ़ाना। ये स्पेस मिली है, पर हम IMF में बार बार इसलिए जाते हैं कि हम इस स्पेस को ये करने के लिए यूज नहीं करते। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्वाइट क्लियर टू यू। ऑलराइट, एहतशाम साहब, एक जगह से लिया कर्जा, दूसरी जगह वापस कर दिया, वहां से डिपॉजिट आए वो रख लिया, फिर थोड़े टाइम के लिए हमने अपनी मईशत को धक्का लगाया, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर वक्त आ गया जी दूसरे का कर्जा वापस करना है। तो पाकिस्तान कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए मारूक, ये तो एक आम आदमी भी सवाल ये पूछता है, यही बात करता है कि भी क्यों हम इतने ज़्यादा, हमारी NSR जो है ना वो बाहर के लोगों पे हो गया है, और 22 बिलियन डॉलर मौजूदा माली साल में वापस करने हैं। और फिर जिस तरह अभी हमारे 12 बिलियन डॉलर के जिस तरह लोगों ने स्टेट बैंक में पूल किए हुए थे, पार किए हुए थे, अभी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया है कि 3.5 बिलियन डॉलर जिस तरीके से UAE ने वापस ले लिया और ले लिया जाएगा। तो देखें, हमारी मुश्किलात तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही हैं। तभी तो लोग कहते हैं जब तक आप स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते, आप बाकायदा तौर पे आप एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म नहीं करते, जो बिगेस्ट होल है आपका, बिलियन ऑफ डॉलर्स आप खर्च करते हैं, इंपोर्ट बिल आपका तेल का इतना ज़्यादा, हर चीज़ ख़राब है। तो इंडिजिनस एफर्ट जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक एक पॉलिटिकल लेवल पे कंसेंसस नहीं होता सियासी जमातों का कि भी सियासत भले करें लेकिन इस पे अपनी इकोनॉमी पे सियासत ना करें, और जो
रूल रेगुलेशन तय कर लें कि आपने इकॉनमी को कैसे चलाना है। कोई इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ है, कोई कहता है कि जी फ़लाँ से तल्लुकात होने चाहिए, फ़लाँ से नहीं होने चाहिए, कोई कहता है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है कि जी। लेकिन इस तरह के मसाइल हैं जो सारी अभी इंडिया में कितने इख्तलाफ हैं, लेकिन बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर उनका कंसेंसस है कि अपनी मैशत को कैसे चलाना है। अब दो चीज़ें बड़ी अहम है, फिर मैं भी डॉक्टर साहब से ही सवाल पूछूंगा। देखिए मारूफ, इस वक्त सूरत हाल यह है कि IMF ने जो अब 0.2% ग्लोबल ग्रोथ रेट कम कर दिया है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें जो है ना वो इनको कहते हैं क्रम्बल करेंगी, खुदा ना खास्ता ये ब्लॉकेट और ये क्राइसिस परसिस्ट करता है ईरान और अमेरिका की जंग का, कोशिश तो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि कुछ अमेरिकन कंपनियों को मैं पढ़ रहा था, 2 कंपनियां कहती हैं कि जी अगर ये थोड़ा सा और चला तो $175 बैरल पे चला जाएगा तेल। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं स्केरी सिचुएशन है। इससे बचने के लिए क्या होगा ये देखने वाली बात है। मेरा ख्याल है अपने तौर पे हमने मैनेज तो कर लिया है, लेकिन अब जो एक चीज़ हो रही है सऊदी अरब के साथ, और एक अगरचे डिफरेंट टॉपिक है वो, अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आप देख लें टर्की सऊदी अरब जा रहे हैं, आज चले गए हैं। उसके बाद आपने देखे 4 मुल्क जो 10 अप्रैल को बैठे थे रियाद में, उसमें मिस्र है, टर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, क्वाड्रिलेटरल लेवल पे एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमी, डिफेंस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे। तो कई हवालों से लग रहा है कि हमारे लिए अब कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस क्राइसिस में निकलेगी जहाँ हमें अपने घर को ठीक रखना है। अभी देखें फिर बिजली के प्राइसेस बढ़ाने की फिर बात हो रही है, अब ये कहाँ जाकर रुकेगा मामला। डॉक्टर साहब एक चीज़ समझाइएगा हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी, ये बड़ी बातें हो रही हैं कि ये पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक महाज पे और मिलिट्री के महाज पे और पॉलिटिकल महाज पे मई टू मई का सफ़र बड़ा कामयाब रहा है, इसके कोई हमें इकोनॉमिक डिविडेंड भी मिलेंगे आपके ख्याल में? को हमारे लिए जो कहा जा रहा है कि जी मिडल ईस्ट के मालिक के साथ भी कोई ग्रेटर हमारी सिनर्जी बनेगी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, जो एक अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें रुकी हुई हैं, एक्सपेंशन चीज़ों की नहीं होती, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैठा हुआ है ना, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा, एनर्जी सेक्टर वो उसका बहरान का शिकार है, प्राइवेटाइजेशन वो हमारी नहीं हो रही, गवर्नमेंट सेक्टर ब्रोक है, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये क्राइसिस ख़त्म होता है ईरान अमेरिका का, तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? जैसे इत्तेशाम साहब कह रहे थे कि हम स्ट्रक्चर अपना जो इकोनॉमी का है वो तब्दील नहीं कर पाते, और जिसको हम कहते हैं ना ये स्ट्रक्चरल चेंज ये कर नहीं पाते कि द वे वी डू आवर वर्क वी डोंट चेंज। सो एक स्ट्रक्चरल चेंज हमने किया है 10 मई के बाद। अब वो ये कि हमने अपना जो इमेज है फ्रॉम अ स्टेट विच वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड ऑन द बॉर्डर्स और एक टेररिज्म और ये सब से चेंज करके एक सॉफ्ट मिडिल पावर जो कि ब्रोकर कर सकती है पीस, और जो कि अमेरिका से लेके चाइना तक, चाइना से लेके मिडिल ईस्ट तक you can have a handshake with a smile. So I think एक structural change ये हुआ है. So let's feel happy about it and proud as a nation. But असल बात ये है कि इसके dividends एहतशाम साहब क्या पूरे 25 करोड़ चाहेंगे कि यार हम पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर महंगे तेल से इम्पैक्ट आना है तो why do I care? अगर महंगी बिजली से इम्पैक्ट आना है तो why do I care? So that's the important part ना, राइट? देखिए एहतशाम साहब, कौमें जो हैं इस तरह जब एंगेज करती हैं तो ट्रेड बेहतर हो सकती है। कराची पोर्ट कैन बी मेड अ हब इंस्टेड ऑफ मिडल ईस्ट बीइंग अ हब। आज से 30 साल पहले मैं 20-25 साल पहले कराची रहता था, तो मैं हमेशा हम देखते थे कि कराची उभर रहा है, उसके बाद मिडल ईस्ट उभरा और दैट होल स्पेस दैट वी गॉट वी डिडंट टेक। अच्छा, इसी तरह आप आज की बात देखिए, अगर हम हब हैं चाइना, कार कंट्रीज और मिडल ईस्ट का, तो हम क्या करते हैं? हम 5% भी ट्रेड इस रीजन में नहीं कर रहे। आई मीन व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी सेल टू द यूएस, वी सेल टू यूरोप, बट हम कार कंट्रीज को कोई ऐसी ट्रेड नहीं कर पा रहे। ईरान चले सैंक्शंस में था, उसमें से निकल जाएगा। अब मॉडल ये है कि जो शुरू किया मारूफ ने कि ये सारा IMF की 24 एंगेजमेंट्स ने क्या दिया? उसने दिया टैक्स टू GDP रेशियो की गुफ्तगू कर लें आप, उसने दिया कि आप ग्रोथ को स्लो करके बैरूनी खसारा संभाल लें, आप टैक्सेस को बढ़ाकर फिस्कल खसारा संभाल लें। गुफ्तगू होनी चाहिए कि पाकिस्तान में रियल इन्वेस्टमेंट जो प्रमोट करे एक्सपोर्ट को, वो हो रही है कि नहीं हो रही? वो आज भी नहीं हो रही। 13% इन्वेस्टमेंट टू GDP है, चाइना का 40% है। सो दे इन्वेस्ट 3 times, सो दे ग्रो 3 times. दिस इज रियली दैट सिंपल। एक सेकेंड, सेविंग्स कमजोर हैं बिकॉज हम अपने कंजम्पशन को बहुत हाई रखे हुए हैं, और जो पैदावारी सलाहियत, बहुत आसान लफ्जों में, जो छोटा काश्तकार है उसकी 1/3 या आधी है हमारे ही अच्छे काश्तकार से। तो फिर ये बात बनेगी कैसे? और सारी जो बात है 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, आप इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हो यार इस मुल्क में? आखिरी पॉइंट ये है कि देन व्हाट इज योर 3-year वे फॉरवर्ड?
पहले तो जो IMF के साथ प्रोग्राम है ना उसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा और हमें अपने टैक्सेस का बोझ कम करके एक्सपेंडिचर्स को बिल्कुल घटाकर। टाइम बहुत शॉर्ट है, सॉरी टू इंटरव्यू, बस एक छोटा सा सवाल लीजिएगा, इसका मुझे बड़ा कॉन्क्लूड सा जवाब दे दीजिएगा। जब वजीर खजाना को लाया जा रहा था मोहम्मद औरंगजेब को, जाहिर है वो खुद बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, आप मालूम है आप हम सबको अच्छे तरीके से, तो ये कहा गया था कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माहिर एक्सपर्ट हैं, उनको IMF के प्रोग्राम से निकलने के लिए लाया गया है। कितना टाइम हो गया अभी तक उनकी कारकर्दगी आपको लगता है कि उस तरह से है जिस तरह से होनी चाहिए थी? देखिए, the country is stuck in a very stabilization bout, which is keeping all the ये जो असल investment, savings, productivity low। अच्छा, उस पे से निकलने के लिए आप एक्सपेंडिचर्स को जब तक, मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं NFC करना है, मतलब आप समझ जाएंगे कि व्हाट आई मीन। NFC का कोई ताल्लुक उन 750 अरब रुपए से नहीं है जो इनकम सपोर्ट में देते हैं, बिकॉज 18वीं तरमीम ये कहती है कि वो सूबों का सब्जेक्ट है, तो आप सेव करें और वो सूबों, ये हैं वो चेंजेस बजट के स्ट्रक्चर के। ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो बजट हमें ऐसा दिखाई दिया जो इन्वेस्टमेंट को लेके चले, ना कि टैक्स टू GDP को टारगेट करे, फिर तो आप इस खबर से लास्ट एक सवाल, 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ है, तो आपको लगता है ये तरमीम करना बड़ा ज़रूरी है और ये NFC अवार्ड को तब्दील करना और ये जो सूबों के पास मैक्सिमम वसाइल चलेंगे इसको कम करना बड़ा ज़रूरी है? यार शॉर्ट ऑफ एहतशाम साहब, ये तो आप आगे की बात करें, 17 सब्जेक्ट वफाक चला रही है जो वफाक को नहीं चलाने चाहिए, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, आप देखिए ना, हम हमेशा गंभीर मसले की तरफ जाते हैं। मैं 17 सब्जेक्ट के नाम ले दूं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पावर्टी, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, ये हमारा काम नहीं है। हम 300 से 600 अरब क्यों खर्च करते हैं, इनको तो नीचे दें। 700 अरब क्यों खर्च करते हैं पावर्टी पे? अच्छा, ये क्या हम बजट अगर इस तरह रिपेयर करेंगे तो मैं टैक्स जो 54% है उसमें से 10% सुपर टैक्स निकाल दूंगा। What I'm trying to do is make my budget which is growth friendly। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।